आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए। इस एग्ज़ाम से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे पाऊँ। तो आप इन जो भी मैं आपको बातें बताऊँगा इस वीडियो में, इसको अपने एग्ज़ाम में फॉलो करना, तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा कि आपके मार्क्स जो है कई जगह पे ठीक ठाक आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी करी होती है, लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी कोई ना कोई गलती ऐसी कर आते हैं पेपर में जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। तो वो मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊंगा जो कि आपको पेपर में नहीं करनी है, ठीक है। और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको अप्लाई करके आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है और इस चीज़ को अपने पेपर में अप्लाई भी करना है। तो लास्ट टाइम आप ये कह सकते हो कि आपके बिल्कुल पेपर से पहले वाली ये टिप्स है जो कि आपको ध्यान देनी है बिल्कुल। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और एक बार देखिए, आप सिलेबस देख लीजिए। वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सीबीएसई टर्म 2 का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये 5 चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पांचों चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप उसको जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसकी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। देखो, आप देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये आपके थंबनेल हैं चैप्टर वाइज। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म 2 का अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को देख के जाना, ठीक है। पेपर में हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो है वर्ड लिमिट। आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्लियर लिखा होता है कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन इतने वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इतने वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतने वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। यानी आपके सामने वर्ड लिमिट जो है वो क्लियर लिखी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पेपर में कई क्वेश्चन को हम ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं, तो ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके पेपर का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं पेपर में, तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो आपको क्या करना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। और चाहे आपको कितना भी आता हो, चाहे आपको 2 पेज का आंसर आता हो, उस पे मत जाना। जो वर्ड लिमिट, अगर वर्ड लिमिट में ये लिखा है कि आपको 100 वर्ड में लिखना है आंसर, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट या फिर अप्रोक्स में आप कहो कि लगभग लगभग 100 वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब 100 वर्ड के आंसर को 200 वर्ड में पहुंचा रहे हो, तो ये आपकी गलती होगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे बच्चे पेपर में गलती ये कर देते हैं, क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है और उसका आंसर भी कुछ और दे देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको। आपको अपना आंसर जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट देना है। जो पूछा हुआ है आपको वही आंसर में लिखना है और घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखनी है उसमें, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं लिखना है। बिल्कुल सिंपल और अपना सही तरीके से आंसर आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का कि देखो, आपको पेपर में ना कोशिश करना है कि आप जो आंसर लिखते हो उसमें, जो सीबीएसई का अगर आप पेपर दे रहे हो तो पैराग्राफ जो होता है इसको अवॉइड करो। पैराग्राफ में आंसर कम से कम लिखने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिखोगे तो पॉइंट और हेडिंग में लिखो, ठीक है। पॉइंट बन जाए तो पॉइंट भी लिख दो और हेडिंग बन जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। आप हेडिंग लिखो, 1 2 3 जितनी भी हेडिंग है आप उतनी लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट में और हेडिंग में आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो सारे के सारे आंसर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कट जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लॉन्ग आंसर होते हैं पैराग्राफ में, तो टीचर को इतना टाइम नहीं होता पेपर चेक करते वक्त कि वो एक एक चीज़ को सही से पढ़े। हेडिंग और पॉइंट में आपका क्लियर दिख जाता है कि भाई क्या हेडिंग है, तो हेडिंग से ही पता लग जाता है कि आंसर में क्या होगा आगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि वर्ड लिमिट ध्यान रखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है, पॉइंट और हेडिंग में आपको आंसर देना है। इसके बाद देखो, आपका जो लिखावट है उसे देखना साफ सुथरा हो, क्लीन होना चाहिए आपका पेपर, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। ऐसा हो कि मतलब जो आप लिख रहे हो टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसी हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो सामने वाले को समझ ही ना आए, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, इसको ध्यान में रखते जाओ। सबसे पहला वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर जो है बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि हेडिंग, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप हेडिंग बना सकते हो तो हेडिंग बना लो। और हेडिंग नहीं बन रही, मान लो आपसे कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हेडिंग नहीं बनती, तो आपको अपना आंसर जो है वहाँ पे पॉइंट में देना है। कोशिश करनी है कि पैराग्राफ में आपको आंसर ज़्यादा ना लिखना पड़े। कोई अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हेडिंग और पॉइंट नहीं बना पा रहे हो, पैराग्राफ में लिखना मजबूरी है, तो पैराग्राफ में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि कम से कम पैराग्राफ में लिखो।
फिर इसके बाद क्या है कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए ताकि टीचर समझ पाए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, मान लो उससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल पता है, तो आप एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल आप अलग से लिख दोगे तो ये थोड़ा यूनिक हो जाएगा आपका पेपर, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं, तो सभी बच्चे एग्जाम्पल तो लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पेपर उनसे यूनिक हो जाएगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि कई बार हम कुछ ऐसे पॉइंट लिख देते हैं, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, और अंडरलाइन करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप उसी चीज़ को अंडरलाइन करो जिस पे आप 100% श्योर हो, आपको 100% बिल्कुल आप श्योर हो कि ये जो मैंने लिखा है वो सही है। ठीक है, तभी आप उसको अंडरलाइन करो। कई बार क्या होता है कि आपने कुछ पेपर में लिख दिया और आपको 100% पता नहीं है कि वो सही है, और आपने उसी को अंडरलाइन कर दिया, और मानो कि वो हो सकता है कि वो गलत है, तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। तो ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें। और 7th पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, तो ऐसे में फिर आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आता नहीं है, या मान लो आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करोगे, जो आपको आते हैं वो तो आप अच्छे से कर दो बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जो नहीं आते हैं कम से कम उससे उससे रिलेटेड कुछ तो पता होगा, आपने पूरे साल पढ़ा है या एनसीईआरटी वगैरह आप देखते हो, तो उससे रिलेटेड आपको टूटा फूटा भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो भी आप उसको क्या करो, उसको अटेम्प्ट कर दो। क्योंकि अगर आप उसको अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको जरूरी उसमें से कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने वो छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया है, थोड़ा ही अटेम्प्ट करा है, बहुत अच्छे से नहीं भी आपको वो आंसर आता था, थोड़ा बहुत ही आता था, लेकिन उसके भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे बेहतर आपके लिए, आपको पता है कि एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी से बेहतर मुझे तो कुछ लगता नहीं, एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद क्या है, जो आपका सपोर्टिंग मटेरियल दे रखा है सोशोलॉजी का, आप वो पढ़ सकते हो। सपोर्टिंग मटेरियल में भी काफ़ी आपके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से दे रखे हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी सारे ले रखे हैं, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी ले रखे हैं। और उम्मीद ये है कि ज़्यादातर आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो लगभग उन वीडियो में से ही आएंगे। तो अगर आप सारी की सारी वीडियो को देख के जाते हो तो आपको डिक्टो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको वीडियो जरूर देख के जानी है। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, 1-2 दिन का टाइम बचा है, तो आप सपोर्टिंग मटेरियल और वीडियो इन सब चीज़ों को देख के जाओगे तो इतने में आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। और जो ये टिप्स मैंने आपको दिए, इन टिप्स को अगर आपने पेपर में आप अपना लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपका, आपके मार्क्स कम से कम कटेंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आप गलती करोगे तो वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है, वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक वगैरह दे दूंगा मैं सारे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।